दिमाग खराब हो गया है आपका? बिना देखे पीछे क्यों चल रहे थे? अगर कहीं आपको कुछ हो जाता तो? प्रिया ने गुस्से में उसे झकझोर दिया था। अगर कबीर छत से गिरता तो उसे पक्का गंभीर चोट आती। ये सोचकर ही उसकी रूह कांप गई थी। कबीर ने उसकी फिक्र और उसका डर साफ महसूस किया था। उसके होंठों पर एक मुस्कान पसर गई। गलतफहमी नहीं है मुझे। मैं जानता हूँ कि तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। अब तुम भी अपने दिल में झांक कर देख लो जहां सिर्फ मैं हूं। मुझे जरा से खतरे में देखकर तुम इतना घबरा गई और कहती हो कि मुझसे प्यार नहीं है। प्रिया कुछ पल उसकी बात पर उसे हैरानी से देखती रही। फिर जब उसे अपनी कही बात याद आई तो समझ आया कि ये उसके सवाल का जवाब था कबीर की तरफ से। उसने कबीर को गुस्से में धक्का दिया। मिस्टर कबीर राजपूत, सब कुछ मजाक लगता है ना आपको? जब जी में आया मुझसे प्यार का नाटक किया, जब मन भर गया तो छोड़कर चले गए। फिर वापस से प्यार जागा तो बिना मेरी मर्जी जाने शादी कर ली, और आज तो आपने हद कर दी। मुझसे अपना प्यार कबूल करवाने के लिए ऐसी हरकत, छी! क्या साबित करना चाहते हैं? यही ना कि मैं आज भी आपसे प्यार करती हूँ या नहीं? तो सुन लीजिए, हाँ, करती हूँ मैं आपसे अब भी प्यार, क्योंकि मेरी मोहब्बत सच्ची थी। जो इतना सब कुछ होने के बाद भी आज भी मेरे दिल में आप हैं। लेकिन एक बात और जान लीजिए, भले ही मैं आपसे प्यार करती हूँ, पर इस बार मैं आपकी बातों में नहीं आऊँगी। ना ही फिर से आप पर पहले की तरह यकीन कर पाऊँगी। अरे मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी इमोशंस हैं। आपका खिलौना नहीं हूँ जो आपके मूड के हिसाब से व्यवहार करूँगी। आप मेरे दिल में भले ही हैं, लेकिन मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट मुझे आपके पास लौटने की इजाज़त नहीं देती। मैं आपके झूठे प्यार और परवाह से नफ़रत करती हूँ। इसलिए आप जिसके पास जाना चाहें जा सकते हैं, जो करना चाहे कर सकते हैं। मुझे कोई परेशानी नहीं है। तुम बेकार की नफ़रत में पागल हो चुकी हो। खुद को क्या समझती हो तुम? किस बात का इतना घमंड है तुम्हें? बहुत सेल्फ रेस्पेक्ट है ना तुम में? मुझ में तुमसे कहीं ज़्यादा सेल्फ रेस्पेक्ट है। मैं तुम्हारे आगे बार-बार सिर्फ़ इसलिए झुक जाता हूँ, क्योंकि तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और हाँ, तुम्हें शौक से नहीं छोड़ा था मैंने, मजबूर था उस वक़्त। कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। अगर तुम दर्द में थी, तो मैं भी तो तकलीफ़ में कम नहीं था। ऊपर से बेवफ़ाई का इल्ज़ाम भी था मेरे सर पर। कभी सोचा है कि कैसे जी रहा हूँगा मैं? नहीं, तुम्हें तो सिर्फ़ अपने दर्द की परवाह है। हाँ, है मुझे अपने दर्द की परवाह, क्योंकि मुझे बिना किसी कसूर के सज़ा मिली थी। आपसे प्यार करने की सज़ा, आप पर फिर से यकीन करने की सज़ा। जबकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि ये आपकी फ़ितरत में है, कुछ दिन प्यार और परवाह दिखाना, और जब किसी को आपकी आदत लग जाए तो बिना बताए गायब हो जाना। लेकिन इस बार नहीं, अब ना मैं आप पर यकीन करूँगी, ना कोई धोखा खाऊँगी। तुम्हारे गुस्से को प्यार में बदलने की हर मुमकिन कोशिश की मैंने। तुम्हारी हर बदतमीजी को ना सिर्फ सहा है, बल्कि हंसकर माफ भी किया है, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। आज समझ आ रहा है कि तुम नहीं बदलने वाली। तुम्हारे दिमाग में जो एक बात घर कर चुकी है, उसके अलावा ना तुम्हें कुछ नजर आ रहा है, ना समझ आ रहा है। अच्छे से जानने का दावा करती हो ना मुझे, तो क्या ये नहीं नजर आया कि कंपनी उस गलती के लिए मैं कितना शर्मिंदा हूँ और तुमसे कितना प्यार करता हूँ? क्या कभी मेरी परवाह और कोशिशों में तुम्हें सच्चाई नहीं दिखी होगी? खैर छोड़ो, जानता हूँ कि तुम्हारा ईगो तुम्हें ये एक्सेप्ट नहीं करने देगा। उसका अंदाज हारा हुआ था। उसने आंखों में आई नमी को बेदर्दी से साफ किया और कहा, तो फिर ठीक है, बहुत हुआ ये सब। मैं समझ गया कि मेरे प्यार की, मेरे जज्बातों की अब तुम्हारी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए मैं भी आज़ाद करता हूँ तुम्हें हर कसम से जो हमने हमारी शादी के वक्त खाई थी, हर उस बंधन से जिसमें तुम मजबूर होकर बंधी थी। दूर रहना चाहती हो ना मुझसे? फिर जाओ। आज के बाद मैं भी तुम्हारे पीछे आकर तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। बात तक नहीं करूंगा इस बारे में, ये मेरा वादा है तुमसे। कबीर अपनी बात कहकर नीचे उतर गया, जबकि प्रिया सुन सी खड़ी उसे जाते देखती रही। क्या यही चाहती थी वो कि कबीर उससे हमेशा के लिए मुंह मोड़ ले? क्या खुश रह पाएगी अपनी चाहत से दूर जाकर? नहीं, मर जाएगी वो एक बार और उससे बिछड़कर। उसके दिल ने जवाब दिया, क्या उससे कोई गलती हुई है? उसने खुद से सवाल किया और जवाब भी दिया। उनका तो पुराना शौक है मेरा दिल तोड़ने का। जब मुझे उनकी आदत लग जाती है तो वो चले ही जाते हैं, मुझे रोता छोड़कर। आज नहीं तो कल उनको जाना ही था, मेरा दिल तोड़कर। फिर आज ही सही। विराट अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। आज महीनों बाद वो घर आया था। ना जाने क्यों अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जिस तरीके से वो घर छोड़कर गया था, अपने पेरेंट्स का दिल दुखाया था। उस बात का उसे बहुत पछतावा था। उनका सामना करने में उसे शर्मिंदगी हो रही थी। उसने प्रिया को फोन किया, लेकिन उसने आंसर नहीं किया, तो उसने कबीर को कॉल लगा दी। कबीर छत से सीधा हॉल में चला आया था। आज वो हार गया था। आज तक जो उसने सोचा भी नहीं था वो कह कर आया था प्रिया से। लेकिन वो करता भी क्या? प्रिया ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था उसके पास। क्या कुछ नहीं किया उसने इस रिश्ते को बचाने के लिए? लेकिन प्रिया ने तो जैसे कसम खा ली है
कि वो उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुज़ारेगी। उसने हमेशा उसकी हर ख़्वाहिश पूरी की है। ये ज़िद भी वो पूरी करेगा, चाहे इसकी कीमत उसकी ज़िंदगी ही क्यों ना हो। उसका फ़ोन बजा तो उसने उस पर एक नज़र डाली। विराट का नाम शो हो रहा था। कबीर ने खुद को नॉर्मल किया और कॉल पिक कर ली। जब से वो घर छोड़कर अकेला रह रहा था, उसे अपने छोटे भाई की चिंता लगी रहती थी कि कहीं वो किसी परेशानी में ना हो। यही वजह थी कि किसी से बात करने का मन ना होते हुए भी उसने विराट की कॉल को इग्नोर नहीं की। विराट ने एक ही सांस में सारी बातें कह डाली और फिर बोला, भाई मुझे डर लग रहा है और ऑकवर्ड फील हो रहा है, क्या करूं? देख तूने हर्ट तो उन्हें किया ही है, लेकिन उस वक्त तू भी गलत नहीं था। किसी से वादा करके उसे छोड़ देने से गलत कुछ नहीं होता। मुझे गर्व है तुम पर कि हर सिचुएशन में तू सानिया के साथ था। ये बात माँ पापा भी कहीं ना कहीं समझते हैं, इसलिए डर मत और उनके पास जा। पर भाई अगर वो नाराज़ होंगे तब? तो उनसे माफ़ी मांग लेना। अपने जन्मदाताओं के सामने झुकने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ वो तुमसे नाराज़ नहीं होंगे, फिर भी अगर कोई बात होगी तो मैं हूं ना, मैं खुद बात करूँगा उनसे। थैंक यू भाई, आपसे बात करके हिम्मत मिल गई है खतरे का सामना करने की। विराट ने आदत अनुसार नौटंकी की तो कबीर को भी बरबसी हंसी आ गई। उसने विराट को अंदर जाने को कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसका चेहरा एक बार फिर पहले की तरह गंभीर हो गया। आंखों में एक नमी उतर आई। विराट ने डोरबेल बजाई। दरवाजा सर्वेंट ने खोला। वो उसे देखकर बहुत खुश हो गया। विराट ने उनसे अपने पेरेंट्स के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो अंदर ही हैं। इसलिए विराट भी अंदर चला आया। उसने चारों तरफ नजर डाली। घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सर्वेंट के बताए अनुसार नरेंद्र जी और गायत्री जी उसे हॉल में ही मिल गए। वो दोनों कोई बात कर रहे थे। विराट कुछ पल उन्हें देखता रहा। दोनों कमजोर लग रहे थे। चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उसका मन भर आया। उसने बहुत गलत किया था, उन्हें बहुत दुख दिया था। उसने धीरे से उन्हें पुकारा, माँ, पापा। आवाज सुनकर नरेंद्र जी और गायत्री जी दोनों की नजरें झटके से उसकी तरफ उठ गई। गायत्री जी तो तेजी से उसके पास चली आई। विराट, मेरा बच्चा आ गया। उन्होंने विराट को अपने गले से लगा लिया। इतने दिनों बाद देखा था उन्होंने अपने बच्चे, अपने जिगर के टुकड़े को। इसी खुशी के मारे वो रो पड़ी थी। जबकि नरेंद्र जी शांत खड़े थे, लेकिन आंखें उनकी भी नम थी। क्या अपने बेटे से इतने नाराज हैं कि गले भी नहीं लगाएंगे पापा? विराट अब अपनी माँ को छोड़कर अपने पापा की तरफ बढ़ा। उसने आगे बढ़कर उनके पैर पकड़ लिए और रो पड़ा। आई एम सॉरी पापा। नरेंद्र जी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। तो विराट का रोना तेज हो गया। वो बहुत देर तक रोता रहा। नरेंद्र जी और गायत्री जी भी उसका रोना देखकर रो पड़े। उन्होंने किसी तरह उसे शांत करवाया। प्रिया देर रात कमरे में आई क्योंकि वो कबीर का सामना नहीं करना चाहती थी। इस वक्त भी वो यही सोचकर आई थी कि कबीर अब तक सो गया होगा, लेकिन उसको कमरे में ना पाकर उसे बेहद हैरानी हो रही थी। बेड की चादर पर एक भी सिलवट नहीं थी। इसका मतलब वो कमरे में आया ही नहीं था। फिर वो था कहाँ? अचानक से उससे सब वास्ता खत्म करने का फैसला ले चुकी प्रिया का दिल उसकी फिक्र में घबरा उठा। वो कमरे से निकलकर उसे तलाश करने लगी। किचन, बाथरूम, हॉल, कहीं पर भी तो नहीं था वो। फिर रात के इस पहर में वो गया कहाँ? प्रिया घबराहट में रो पड़ी। तभी उसकी नज़र खिड़की से बाहर बैकयार्ड में मौजूद कबीर पर पड़ी। तो जल्दी से खिड़की के करीब आकर वो उसे देखने लगी। वो वहां मौजूद पत्थर की बेंच पर सिर झुकाए हारे हुए अंदाज में बैठा था। अपने सिर को अपनी हथेलियों में थामकर किसी गहरी सोच में वो इस कदर डूबा था कि बाहर की ठंड का एहसास तक नहीं था। मानो हर चीज उस पर बेअसर हो। प्रिया की आंखें फिर बरस उठी। पता नहीं उसे पाकर या उसकी ऐसी हालत देखकर सारी नाराजगी एक तरफ थी, लेकिन वो उसे इस हालत में भी तो नहीं देख सकती थी। इसलिए उसे अंदर बुलाने के लिए वो उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाजे तक आते आते ना जाने किस ख्याल ने उसके कदम रोक दिए और वो वापस खिड़की के पास चली आई। कबीर पूरी रात बाहर बैठा रहा तो प्रिया भी खिड़की से सटकर खड़ी रही। दोनों तकलीफ में थे, लेकिन दोनों में से किसी ने भी इस बार इन दूरियों को ख़त्म करने के लिए एक दूसरे की तरफ कदम नहीं बढ़ाए। अगले दिन सुबह कबीर घर के अंदर आया तो नज़र हॉल की खिड़की से लगकर सो रही प्रिया पर गई। उसे सारा माजरा समझते देर नहीं लगी। पहले तो वो उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। फिर ना जाने उसके मन में क्या ख्याल आया कि वो प्रिया के पास चला आया। कबीर ने उसको धीरे से गोद में उठाया और कमरे में लाकर सुला दिया। रात भर जगे रहने की वजह से प्रिया इतनी गहरी नींद में थी कि उसे इसका पता भी नहीं चला। कुछ देर उसके चेहरे को देखने के बाद वो बाथरूम में चला गया। रेडी होकर बाहर जाने से पहले भी उसने एक नज़र प्रिया को देखा। वो अब भी बेसुध सी सो रही थी। कबीर को थोड़ी फिक्र हुई तो उसने उसे एक बार और छूकर कन्फर्म किया। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल देखकर वो रिलैक्स हुआ। प्रिया की नींद आज देर से खुली। सर भारी हो रहा था और जुकाम सा लग रहा था। शायद ये रात ठंड में खिड़की खोलकर खड़े रहने की वजह से था।
वो बेड से उठने लगी, तभी उसे कबीर का ख्याल आया, अगर सिर्फ खिड़की खोलने की वजह से उसकी ऐसी हालत थी, तो कबीर तो पूरी रात ठंड में खुले आसमान के नीचे था, वो ठीक तो होगा ना। अचानक से उसके मन में ख्याल आने लगा। वो जल्दी से कमरे से बाहर आई, लेकिन जैसा कि उसे पहले से ही अंदाज़ा था, वो जा चुका था। सना आकर सफाई कर रही थी। उसने बताया कि वो तो उसके आने से भी पहले ड्यूटी पर चला गया था। प्रिया ने सिर हिला दिया और कमरे की ओर मुड़ गई। सना ने नाश्ते के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया। प्रिया पूरे दिन अनमनी सी रही। तबीयत खराब का बहाना कर खाना भी नहीं खाया, इसलिए सना ने घर जाने से पहले उसके लिए सूप बना दिया। वो भी अब तक वहीं पड़ा था जहां सना रख कर गई थी। कल उसने कबीर को खुद से दूर रहने का कह तो दिया, लेकिन उसके बिना उसका मन नहीं लग रहा था। उसे आदत हो गई थी उसकी केयर और अटेंशन की। वो कितना भी बिजी रहे, लेकिन टाइम पर फ़ोन करके उसका हाल जान लेता था। उसके खाने पीने की खबर भी लेता रहता था, लेकिन आज उसकी कोई कॉल नहीं आई। प्रिया का कई बार मन हुआ, लेकिन उसने फिर भी उसको फ़ोन नहीं किया। पर जब देर रात कबीर घर नहीं आया तो वो बेचैन हो गई। उसने कबीर को कॉल किया, बार बार रिंग जाने के बाद भी कबीर का नंबर नहीं लगा, तो उसकी चिंता और घबराहट और बढ़ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कबीर के बारे में किससे पता करे। तभी अभिमन्यु का नाम जहन में आया। किसी को पता हो ना हो, अभिमन्यु को ज़रूर खबर होगी कि इस वक्त कबीर कहाँ है। इतना तो उसे पता ही था। उसने तुरंत अभिमन्यु को फ़ोन किया। उसकी सोच सही थी। अभिमन्यु और कबीर साथ ही थे। कबीर के बारे में पता चलने के बाद वो खुश हुई ही थी कि पता चला उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। प्रिया बुरी तरह घबरा गई। वो हॉस्पिटल जाना चाहती थी, लेकिन अभिमन्यु ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि इतनी रात में उसका घर से बाहर निकलना सेफ नहीं है। वैसे भी वो लोग कबीर की ड्रेसिंग करवा के घर के लिए निकल गए थे। अभिमन्यु ने भले ही कह दिया था कि उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन प्रिया को तब तक तसल्ली नहीं होने वाली थी जब तक वो खुद उसे अपनी आंखों से ना देख लेती। इसी वजह से वो तब तक दरवाजे पर ही खड़ी रही जब तक वो दोनों घर नहीं आ गए। हॉर्न सुनकर वो तेजी से गाड़ी तक आई। तब तक कबीर और अभिमन्यु दोनों कार से बाहर निकल गए। प्रिया कबीर के पास जाकर उसे देखने लगी। उसके माथे पर हल्का सा कट था और हाथ में भी पट्टी बंधी थी। अगर वो कल उससे ना लड़ती तो शायद आज वो ठीक रहता। ये ख्याल आते ही उसकी पहले से नम आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें निकल गई। उसने कबीर की ओर भरी आंखों से देखा। वो भी उसे देख रहा था, लेकिन प्रिया से नजरें मिलते ही कबीर ने निगाहें फेर ली तो प्रिया का दिल कट सा गया। उसने अपनी आंखों की नमी साफ करते हुए अभिमन्यु की ओर सवालिया निगाहें उठाई। डोंट वरी भाभी, बस हल्की सी चोट है, एक दो दिन में ठीक भी हो जाएगी। अभिमन्यु ने उसकी हालत को महसूस करते हुए उसे दिलासा दिया। लेकिन ये हुआ कैसे? प्रिया ने जबरन अपनी रुलाई रोकते हुए पूछा। इसकी लापरवाही की वजह से। जब इतना तेज बुखार था तो क्या जरूरत थी खुद ड्राइव करने की? अभिमन्यु की बात पर प्रिया ने चौंक कर कबीर की तरफ देखा। उसका शक सही था। ये सब कल रात बाहर ठंड में रहने की वजह से ही था। मुझे आपसे भी शिकायत है, आपने इसे ऑफिस जाते ही क्यों दिया, डांट कर रोका क्यों नहीं? अभिमन्यु ने प्रिया से सवाल किया, जिसका प्रिया कोई जवाब नहीं दे सकी। बताती भी क्या कि इसकी जिम्मेदार वो खुद है। कबीर अब तक अंदर की तरफ बढ़ गया था। प्रिया और अभिमन्यु भी उसके पीछे अंदर आ गए। कुछ देर बाद प्रिया ने खाना लगाकर उन्हें आवाज दी तो अभिमन्यु डाइनिंग टेबल की तरफ आ गया। कबीर का खाना खाने का जरा भी मन नहीं था, लेकिन वो अभिमन्यु के सामने कोई ड्रामा नहीं चाहता था, इसलिए वो भी बेमन से ही सही उसके साथ आ गया। आपने भी तो अब तक नहीं खाया होगा, हमारे साथ ही खा लीजिए। प्रिया जब उन दोनों को खाना सर्व करके हटने लगी तो अभिमन्यु ने कहा, तो प्रिया ने भी थोड़ा बहुत खा लिया। रात को कबीर और अभिमन्यु एक साथ दूसरे वाले कमरे में सोए थे। जब भी अभिमन्यु आता अक्सर कबीर उसके साथ ही सोता था। इस वजह से अभिमन्यु को भी कुछ अजीब नहीं लगा, जबकि प्रिया की आज की रात भी करवटें बदलते भी थी, इसलिए उसकी नींद जल्दी खुल गई। इस वक्त वो उस कमरे के बाहर खड़ी थी जिसमें अभिमन्यु और कबीर सोए थे। उसका मन कबीर को देखने का था, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था, इसलिए उसने वेट करना सही समझा। लगभग एक डेढ़ घंटे के बाद अभिमन्यु ने दरवाज़ा खोला। प्रिया को देखकर वो ज़्यादा हैरान नहीं हुआ। वो जानता था कि वो कबीर से कितना प्यार करती है। उसकी फिक्र तो लाजमी थी। क्या पूरी रात आप यहाँ पहरा दे रही थी? ट्रस्ट मी, मैं आपके हस्बैंड को भगा कर नहीं ले जाने वाला। अभिमन्यु ने मजाक किया तो प्रिया झेम गई। वो बात नहीं है, मुझे बस उनकी। प्रिया की आधी बात अभिमन्यु ने पूरी की। जानता हूँ कि आपको उसकी फिक्र हो रही होगी। डोंट वरी, वो ठीक है, अभी सो रहा है, शायद दवाओं के असर की वजह से। मैं चाय बनाऊँ आपके लिए? हाँ ज़रूर, मुझे निकलना भी है अभी, अभिमन्यु ने कहा। तो प्रिया किचन की ओर बढ़ गई। कुछ देर में वो उसके लिए चाय, टोस्ट और कुछ स्नैक्स लेकर आई। अरे मुझे सिर्फ चाय चाहिए भाभी, आप इतना सब क्यों ले आई? प्रिया उसे चाय का कप पकड़ाने ही जा रही थी, लेकिन उसकी बात सुनकर उसने अपने हाथ पीछे कर लिए।
तो अभिमन्यु हैरानी से उसे देखने लगा। अगर आपने मुझे भाभी कहना बंद नहीं किया तो मैं इस चाय में नमक डाल दूंगी। अभिमन्यु उसकी क्यूट सी धमकी पर जोर से हंस पड़ा। लेकिन इसमें क्या बुराई है? पता नहीं, लेकिन मुझे अजीब लगता है। आपके मुंह से हमेशा प्रिया सुना है ना, शायद इस वजह से। प्लीज आप मुझे मेरे नाम से ही बुलाएं। प्रिया की बात कमरे से निकल रहे कबीर ने सुनी तो उसे बुरा लगा। अब वो उससे जुड़े किसी संबोधन को भी नहीं चाहती थी, इसलिए उसे अभिमन्यु का उसको भाभी कहना अच्छा नहीं लग रहा था। वो वापस कमरे में चला गया। कल उसने प्रिया की आंखों में फिक्र देखकर फिर से गलत अंदाजा लगा लिया था। उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा कि क्यों वो हर बार एक उम्मीद लगा लेता था। कहाँ जा रहे हैं आप? प्रिया कबीर के लिए चाय लेकर आई थी। उसने जब उसको यूनिफॉर्म में देखा तो पूछ बैठी, लेकिन कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। प्रिया अब उसके सामने आ गई। अगर मैं जवाब नहीं दे रहा मीन्स मुझे तुम्हें जवाब नहीं देना, डेट्स इट। कबीर ने अपनी 2 दिनों की चुप्पी तोड़ी। उसके लहजे में रूखापन था जिसे महसूस करके प्रिया को तकलीफ हुई। लेकिन उसने उसे इग्नोर करके कहा, आपको अभी आराम करना चाहिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से चोट भी लगी है आपको। उससे तुम्हें क्या? कबीर ने तेज आवाज में पूछा तो वो हैरान रह गई। जी, सीधी सी बात है, मैं कहीं रहूं कहीं जाऊं, आराम करूं या ना करूं, बीमार रहूं या फिर मर जाऊं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कबीर आगे कुछ कहता, लेकिन प्रिया की आंखों से बह रहे आंसू को देखकर उसने अपने लब भींच लिए और बाहर निकल गया। उसका इरादा ड्यूटी पर जाने का था ताकि काम में बिजी होकर कुछ पल के लिए ही सही दिल का दर्द भूल जाए। लेकिन प्रिया की आंसुओं से भरी आंखें याद आई तो उसे अपने लफ्जों पर पछतावा होने लगा। उसने गुस्से में अपना हाथ गाड़ी के बोनट पर मार दिया और अपने बाल खींच लिए। फिर लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल किया और वापस घर के अंदर आ गया। प्रिया अब भी उसी जगह पर खड़ी थी। कबीर ने पहली बार उससे इस लहजे में बात की थी। तकलीफ तो होनी ही थी, लेकिन जब उसने कबीर को वापस आते देखा तो उसकी नम आंखों में चमक आ गई। तभी उसकी नज़र कबीर के हाथों पर पड़ी जिसकी पट्टी खून से लाल हो गई थी। ये क्या हुआ? आपके हाथ से तो खून बह रहा है, प्रिया परेशान होकर बोली और कबीर का हाथ पकड़कर चेक करने लगी। तो उसने भी अपने हाथों की तरफ देखा, फिर प्रिया की तरफ। उसके चेहरे पर अपने लिए फिक्र वो साफ देख सकता था। तभी उसे उस रात की उसकी बातें और अपना वादा याद आया तो उसने अपना हाथ झटके से छुड़ा लिया। उसके इस रिएक्शन से प्रिया चौंक गई, फिर इग्नोर करते हुए बोली, लाइए मैं पट्टी कर दूं। इट्स ओके, मैं हैंडल कर लूँगा। तुम पहले ही मेरी वजह से बहुत परेशान हो चुकी हो। अब तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारी नज़रों में हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, फिर मेरे लिए खुद को तकलीफ़ देने की भी ज़रूरत नहीं है। कबीर ने नाराज़गी जताते हुए कहा तो प्रिया भी कुछ बोलने को ही। देखिए, कबीर ने उसकी बात बीच में ही काट दी। बस मैंने कल ही कहा था कि ये मेरी आखिरी कोशिश है। इसके बाद अब मुड़कर तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा। प्रिया, मुझे साफ चीज़ें समझ आती हैं, या तो तुम्हें मुझसे मतलब है या नहीं है। और कल तुम्हारी बातों ने साफ कर दिया कि हमारे रिश्ते को सुधारने की मेरी अब तक की हर कोशिश बेकार है। तुम्हारी नज़र में जब मेरी किसी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है, फिर परवाह करने की तकलीफ भी क्यों? आप मुझे गलत समझ रहे हैं। उस दिन गुस्से प्रिया ने रोते हुए कहा तो कबीर बोला, अच्छा तो तुम ये कहना चाहती हो कि उस दिन तुमने जो भी कहा ऐसा तुम कुछ भी नहीं सोचती? प्रिया चुप हो गई तो कबीर के होंठों पर अजीब सी स्माइल आ गई। जानती हो, गुस्से में वही बात जुबान पर आती है जो दिल में होती है। खैर, तुम खुश रहो अपनी नफरत के साथ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। हाँ, अब कोशिश करना कि कभी किसी मजबूरी में आकर कोई ऐसा रास्ता मत चुन लेना जो मुझ तक होकर जाए। विराट ने नरेंद्र जी और चंचल जी को सारी कहानी सुना दी। साथ ही वसीम साहब की इच्छा के बारे में भी बता दिया। नरेंद्र जी को पहले से ही कोई परेशानी नहीं थी, वो बस विराट के प्यार की शिद्दत देखना चाहते थे और इस परीक्षा में वो खरा उतरा था, इसलिए वो शहर सानिया के पेरेंट्स से मिलने को तैयार हो गए। उनकी रजामंदी मिलते ही विराट खुशी से झूम उठा। उसको यूं लग रहा था कि मानो सारा जहान मिल गया हो। नरेंद्र जी और वसीम जी की फोन पर बातचीत हो गई थी। जल्दी ही वो लोग सानिया के अम्मी बाबा से मिले। दादा जान अब भी शादी के लिए तैयार नहीं थे और वसीम साहब नहीं चाहते थे कि विराट के पेरेंट्स के आने पर वो कोई तमाशा करें जिससे उन लोगों की इंसल्ट हो। इस वजह से उन्होंने सबको एक होटल में बुलाया था। कुछ औपचारिक बातों और मेहमान नवाजी के बाद वसीम साहब ने नरेंद्र जी से कहा, राजपूत साहब, आज तक हमारे खानदान में लड़कियां तो दूर, लड़कों की शादी भी खानदान से बाहर नहीं हुई है। ये पहला मौका है। अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ बड़ी हिम्मत करके और एक ही उम्मीद लेकर मैंने इस रिश्ते की हामी भरी है कि मेरी बेटी आपके घर में खुश रहेगी। ज़रूर भाई साहब, सानिया सिर्फ हमारे बेटे को ही नहीं, हमें भी बहुत अजीज़ है। मेरे बेटे की हर खुशी उससे जुड़ी है। हमारे घर में उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। अपनी बेटी बनाकर रखेंगे हम उसे। नरेंद्र जी के बजाय गायत्री जी बोली। उसके बाद नरेंद्र जी ने भी कहना शुरू किया
गायत्री सही कह रही हैं वसीम साहब। सानिया के विराट की जिंदगी में आने से हमारा बेटा अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगा। पहले जिसे किसी चीज की कोई फिक्र नहीं थी, वो अब बेपरवाह नहीं रहा। और मैं क्या कहूँ, बस इतना जान लीजिए कि आपकी बेटी बहुत किस्मत वाली है। उससे जुड़कर मेरे बेटे की किस्मत के साथ साथ उसकी ज़िंदगी भी चमक जाएगी। वैसे हमारी बहू हैं कहाँ? दिखाई नहीं पड़ी, गायत्री जी ने पूछा तो रज़िया बेगम ने बताया वो आती ही होगी। दरअसल हम पहले ही यहाँ आ गए थे। वो लोग दूसरी बातें करने लगे। थोड़ी देर में सानिया भी आ गई। उसने ब्लू कलर का सूट पहना था और बहुत हल्का सा मेकअप किया था, लेकिन फिर भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। गायत्री जी ने उसे आते देखा तो उठकर उसके पास आ गई। उन्होंने उसकी नज़र उतारी और अपनी आंखों से काजल लेकर उसके कानों के पीछे लगा दिया। बहुत प्यारी लग रही हो बेटा, तुम्हें किसी की नज़र न लगे। गायत्री जी ने मुस्कुराकर कहा। सानिया ने झुककर उनके पैर छूने चाहे तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया। उनसे मिलकर जब सानिया ने नरेंद्र जी के पैर छुए तो उन्होंने उसके सर पर प्यार से हाथ रखकर कहा, खुश रहो बेटा। गायत्री जी ने उसे अपने पास बैठा लिया। उसकी दूसरी तरफ रजिया बेगम थी। उन्होंने सानिया का दुपट्टा उसके गले से निकालकर उसके सर पर रखना चाहा, क्योंकि उनके खानदान की लड़कियों का किसी के सामने भी सर ढके बिना जाना मना था। ये लोग तो फिर भी उसके होने वाले ससुराल वाले थे। लेकिन तभी नरेंद्र जी उन्हें रोकते हुए बोले, रहने दीजिए बहन जी, सानिया को कंफर्टेबल रहने दीजिए। हमें हमारी सानिया ऐसे ही पसंद है जैसे हमने इसे पहली बार देखा था। इन्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं बहन जी। ना हमने कभी प्रिया पर कोई रोक की है, ना ही सानिया पर करेंगे। दोनों को उतनी ही आज़ादी मिलेगी जितनी कबीर और विराट को मिलती है। रज़िया बेगम और वसीम साहब ने भावुकतावश अपने हाथ जोड़ लिए। तब नरेंद्र जी ने वसीम साहब का हाथ थाम लिया और बोले, ये क्या कर रहे हैं आप? हाथ तो हमें आपके सामने जोड़ने चाहिए, क्योंकि इस वक्त हम आपसे आपके जिगर का टुकड़ा मांगने आए हैं, अपने घर आंगन को महकाने के लिए। ये तो आपका बड़प्पन है राजपूत साहब। नहीं तो हमारे समाज की रीति ऐसी है कि झुकता हमेशा बेटी का बाप है। वसीम साहब ने कहा, हम किसी की सोच तो नहीं बदल सकते, लेकिन मेरा मानना है कि बेटी के बाप से बड़ा दानी कोई नहीं होता। झुकना भी हमेशा मांगने वाले को चाहिए। और इस वक्त मैं आपसे मांगने ही आया हूँ अपने बेटे की खुशियाँ, अपने घर की रौनक। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो हम एक छोटी सी रस्म करना चाहते हैं आज ही। लेकिन हमने तो कोई तैयारी भी नहीं की, रज़िया बेगम ने परेशान होकर कहा। कोई बात नहीं, हमें भी बस एक छोटी सी रस्म करनी है। बाद में सगाई शादी में आपको जो भी इच्छा पूरी करनी हो कर सकती हैं। गायत्री जी ने उन्हें समझाया तो वो लोग भी तैयार हो गए। सानिया के पेरेंट्स की हामी मिलते ही गायत्री जी सानिया को एक लाल रंग की चुन्नी उड़ा देती हैं। उसकी गोद में नारियल और कुछ शगुन के पैसे रखती हैं और फिर कुछ गहने और कपड़े देकर रस्म पूरी करती हैं। बहन जी, आज से आपकी बेटी हमारी हुई। हमारी अमानत का ख्याल रखिएगा। जल्दी ही हम अपनी बेटी को हमेशा के लिए ले जाएंगे। गायत्री जी स्नेह से सानिया का माथा चूमते हुए रजिया बेगम से बोली तो उनकी और वसीम साहब की आंखें छलक उठी। वसीम साहब, हम वादा करते हैं कि आपकी बेटी का उसी तरह ख्याल रखेंगे जिस तरह उस घर के बाकी बच्चों का रखा जाता है। इसलिए आप जरा भी परेशान ना हो और ना ही आंखें नम कीजिए। हाँ, अगर आपकी आंखों में आए आंसू खुशी के हैं तो कोई बात नहीं। दोनों के पेरेंट्स ने आपसी सहमति से शादी की डेट फिक्स कर ली, जो 15 दिन बाद ही थी। वसीम साहब ने अपने यहाँ सबके इस शादी से खिलाफ होने की बात साफ लफ्जों में बता दी थी, और साथ ही अपना डर भी, जो विराट और सानिया की सुरक्षा को लेकर था। इसलिए सबने तय किया कि शादी चंडीगढ़ से होगी। वसीम साहब थोड़े परेशान हुए वहाँ शादी की अरेंजमेंट्स को लेकर, लेकिन उनकी ये परेशानी अभिनव जी ने दूर कर दी, ये कहकर कि अगर उन्हें कोई तकलीफ ना हो तो ये शादी उनके घर से हो सकती है। वसीम साहब हिचके तो जरूर, लेकिन नरेंद्र जी ने जब उन्हें समझाया तो वो तैयार हो गए। इधर कबीर और प्रिया के बीच की खामोशी जारी थी। इस वजह से दोनों ही दुखी थे। आज का दिन थोड़ी खुशियां लेकर आया था। कई दिन बाद प्रिया के होंठों पर मुस्कुराहट आई थी जब उसे सानिया और विराट की शादी की डेट तय होने की खबर मिली। और उससे भी खुशी की बात ये थी कि सानिया अब उसके साथ ही रहने वाली थी, शादी के पहले भी और उसके बाद भी। आज उसने सबसे फोन पर बात की और सानिया और विराट की खूब खिंचाई की। विराट से तो उसने बाकायदा पार्टी देने का प्रॉमिस करवा लिया था। सबसे बात करने के बाद वो मन ही मन अपने दोस्तों की शादी को एंजॉय करने के ढेरों प्लान बनाने लगी। वो कबीर के साथ ये खुशी शेयर करना चाहती थी, इसलिए सना के साथ मिलकर उसने आज स्पेशल डिनर बनाया था। शाम को जैसे ही डोरबेल बजी उसने दौड़कर दरवाज़ा खोला। सामने थके हुए चेहरे के साथ कबीर था। प्रिया को लगा कि शायद उसे फिर से फीवर है। ये ख्याल आते ही उसे फिक्र हुई। उसने उसका माथा छूकर देखना चाहा, लेकिन उसने जैसे ही कबीर के माथे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, कबीर ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और कमरे में चला गया। प्रिया दम से वहीं चेयर पर बैठ गई। उससे अपने और कबीर के बीच में चल रहा तनाव याद आ गया।
जिसे वो आज बिल्कुल भूल गई थी। ये याद आते ही उसकी आंखों की सारी चमक कहीं गायब सी हो गई। चेहरे पर भी खुशी की जगह दर्द ने ले ली। कबीर उसे इग्नोर करके चला तो आया था, लेकिन अब उसे बुरा लग रहा था। वो उससे बहुत प्यार करता था, पर अब वो खुद को कोई उम्मीद नहीं देना चाहता था। आई एम सॉरी एंजल, लेकिन इस बार मैं नहीं झुकूंगा। अगर तुम मुझसे और इस रिश्ते से दूर नहीं जाना चाहती, तो इस बार कोशिश तुम्हें करनी पड़ेगी। अब की बार तुम मेरी तरफ कदम बढ़ाओगी। कबीर ने अपने फोन में प्रिया की फोटो देखते हुए सोचा। वो जानबूझकर कमरे से दोपहर के बाद बाहर आया, ताकि प्रिया से सामना ना हो। वो फिर से ऐसा कुछ नहीं कहना या करना चाहता था जिससे प्रिया की आंखों में आंसू आए। लेकिन यहाँ आकर वो बुरी तरह चौंका जब उसने प्रिया को उसी जगह पर बैठे देखा। उसका दिल भर आया। विराट और बाकी सबसे तुम्हारी बात हो ही गई होगी। कबीर ने उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए थोड़ी तेज आवाज में कहा, तो प्रिया अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने जवाब में सिर हिला दिया। तो कबीर ने कहा, अपनी पैकिंग कर लो, कल शाम हम चंडीगढ़ के लिए निकलेंगे। उसने अपनी बात कही और वहां से उसी कमरे में चला गया जिसमें कल रात से वो था। प्रिया खाली आंखों से कबीर को जाते देखती रही। उसने नोटिस किया कि कबीर उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। तो क्या वो उससे इस कदर नाराज था कि उसकी ओर देखना, उसके साथ एक कमरे में रहना भी अब उसे गवारा नहीं था। लेकिन इसमें उसकी भी तो गलती नहीं, वो खुद ही ये दूरियां चाहती थी। फिर अब उसे इतना बुरा क्यों लग रहा था? कबीर जो कर रहा था ठीक कर रहा था, वो यही डिजर्व करती थी। आज वो खुद ही वकील और गवाह और खुद ही जज बनी थी। अगले दिन फिर प्रिया के उठने से पहले ही कबीर चला गया था। कल रात तक वो खुद से तर्क वितर्क करती रही थी। देर से सोने की वजह से नींद भी देर से खुली थी। फ्रेश होकर वो हॉल में आई तो देखा कि डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रखा था और साथ में एक पेपर भी। प्रिया ने उसे उठाकर पढ़ना शुरू किया। जरूरी काम है, जल्दी निकलना था। तुम सो रही थी इसलिए जगाया नहीं। आज सना नहीं आएगी, नाश्ता रख दिया है, गर्म करके खा लेना और अपनी पैकिंग कंप्लीट कर लेना। हमें आज ही निकलना है। लेटर पढ़कर प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। हालांकि उसमें कुछ भी गलत नहीं लिखा था, लेकिन उसे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो उससे दूर जा रहा हो। वो रो रही थी जबकि उसे खुश होना चाहिए था। उसके दोस्तों की शादी थी, वो अपने घर लौट रही थी, लेकिन वो चाहकर भी खुश नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसे डर था कि वहां जाकर वो हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। जितना वो कबीर को जानती थी, उसे अंदाजा था कि फिर वो उसकी शक्ल भी देखने को तरस जाएगी और ये डर ही उसे खाए जा रहा था। उसने किसी तरह अपनी पैकिंग कंप्लीट की। कबीर ने उसे अपना सारा सामान पैक करने को कहा था, लेकिन क्या ये संभव था? इस घर की हर चीज, हर कोने में उसकी यादें बसी थी। अपने हाथों से बसाई थी उसने ये अपनी छोटी सी दुनिया। कितना चुन चुन कर चीजें लाकर सजाया था उसने हर कोने को। ये उसका घर था, हर जगह उसकी छाप थी। कबीर के साथ जुड़ी कितनी यादें थी, कैसे समेट कर ले जाएगी वो ये सब? घर से निकलने से पहले भी उसने हर तरफ एक नजर डाली। शायद यहाँ अब कभी आना नहीं होगा। उसकी आंखें फिर से भर आई। दिन में भी वो यही सोचकर खूब रोई थी। कुछ घंटों बाद वो चंडीगढ़ में थे। यहाँ से उन्हें टैक्सी में जाना था। कबीर ने घर से किसी को भी आने से मना कर दिया था। वो किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। जबकि सच तो ये था कि वो कुछ पल और प्रिया के साथ चाहता था। शायद ये उनका आखिरी सफर था एक साथ, इसलिए इन लम्हों में अपने बीच किसी तीसरे की दखलंदाजी नहीं चाहता था। अभी वो सिर्फ उसे महसूस करना चाहता था, जो घर से किसी के आने पर मुमकिन नहीं था। जब वो लोग घर पहुंचे तो पूरा परिवार बाहर ही मिल गया। सब बेसब्री से उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। सबसे मिलने मिलाने के बाद वो दोनों सबके साथ अंदर आ गए। तो मेरी बहू का ख्याल नहीं रखता क्या? देखो तो चांद जैसा चेहरा कैसा मुरझा गया है। गायत्री जी ने कहा तो कबीर बोला, आपकी बहू को अब मेरी जरूरत नहीं है माँ। उसके लहजे पर सब चौंक कर उसे देखने लगे तो कबीर को अपनी भूल का अंदाजा हुआ। उसने अपनी कही बात को बदलते हुए कहा, मेरा मतलब है मेरी केयर की। आजकल तो मेरा ध्यान भी प्रिया ही रखती है। अरे भाई, हमारी बेटी है ही समझदार। नरेंद्र जी ने प्रिया के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। तो कबीर ने कहा, आई एग्री विद यू, कुछ ज्यादा ही समझदारी है इनमें। चिंता मत करो माँ, अब ये यहाँ आ गई ना, अब दिन भर मेरा दिमाग चाटेगी तो सारी कमजोरी दूर हो जाएगी इसकी। विराट ने प्रिया को चिढ़ाया तो उसने सोफे का कुशन उस पर दे मारा। देख लिया ना, एकदम ठीक है ये, बस अपने इंसानों वाले मोड में थी तो आपको पता नहीं चला। ड्रेकुला कहीं की। विराट ने भी उसकी तरफ वही कुशन उछाल दिया। विराट के बच्चे, तुम्हें तो अब बताती हूँ कि ड्रेकुला होती क्या है। प्रिया चिढ़ते हुए बोली तो विराट ने कहा, जानता हूँ, मैं बचपन से उसके साथ ही रहा हूँ मिस ड्रेकुला। बस फिर क्या था, दोनों शुरू हो गए। कोई किसी से कम नहीं था। दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे थे। कौन कहता कि इनमें से एक की शादी हो चुकी थी और दूसरे की होने वाली थी? सबने उन्हें देखकर सिर हिला दिया और दूसरी बातों में लग गए, जबकि चंचल जी कबीर के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करती रही। उन्हें ना जाने क्यों ऐसा शक था कि उन दोनों के बीच अब भी कोई प्रॉब्लम है।
खाना खाने के बाद जब वो दोनों कमरे में आए तो कबीर बेड से पिलो उठाकर वहां से हटने लगा। इस बार प्रिया से रहा नहीं गया तो वो पूछ बैठी, कहाँ जा रहे हैं आप? स्टडी रूम में। लेकिन क्यों? मेरा तुम्हारे साथ एक बेड पर सोना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, और बाहर गया तो सब सवाल करेंगे। फिलहाल मैं ऐसे किसी सवाल से बचना चाहता हूँ, इसलिए स्टडी रूम में जा रहा हूँ। लेकिन प्रिया आगे कुछ बोलती तब तक कबीर ने अंदर जाकर स्टडी रूम का दरवाजा बंद कर लिया था। प्रिया के शब्द उसके मन में ही रह गए। वो उसे रोकना चाहती थी क्योंकि उसे याद था कि स्टडी रूम में कोई बेड नहीं है। शादी के शुरुआती दिनों में वो वहां मौजूद सिंगल काउच पर आड़े तिरछे सोता था, लेकिन कबीर उसकी बात कंप्लीट होने से पहले ही अंदर चला गया था। प्रिया भी बेड पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। सानिया के पेरेंट्स अपने कमरे में शादी की तैयारियों को लेकर बात कर रहे थे। हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कितने अच्छे और खुले विचारों वाले लोगों के साय में जा रही है हमारी सानिया, वसीम साहब ने कहा। तो रज़िया बेगम ने सहमति जताई। लेकिन मुझे विराट को देखकर पता चल गया था कि उसकी परवरिश बहुत अच्छे माहौल में हुई है। आदमी के व्यवहार से उनके संस्कारों का पता चल ही जाता है। पता ही नहीं चला कि कब हमारी छोटी सी सानिया इतनी बड़ी हो गई कि अब उसकी विदाई करनी पड़ेगी। बहुत कुछ सहा है मेरी बेटी ने, भगवान उसे अब दुनिया भर की खुशियों से नवाजे। रज़िया बेगम की बात पर वसीम साहब ने कहा, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। बहुत अच्छा पति और ससुराल मिल रहा है हमारी बेटी को। वो दोनों विराट के घर वालों के व्यवहार को देखकर बहुत खुश थे। उन्हें यकीन था कि उनकी बेटी उस घर में बहुत खुश रहेगी। दादा जान को जब विराट और सानिया की शादी की खबर हुई तो उन्होंने उम्मीद के मुताबिक हंगामा खड़ा कर दिया। बाकी घर वाले भी ज़्यादा खुश नहीं थे, लेकिन वसीम साहब अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्हें अब किसी की परवाह नहीं थी। उन्होंने साफ कह दिया कि वो अब अपना फैसला नहीं बदलने वाले। ये शादी तो अब होकर ही रहेगी। अगर उन्हें खुशी हो तो वो शामिल हों, नहीं तो फिर इस मामले से दूर ही रहें। क्योंकि वो अब कोई गलत बात ना तो सुनेंगे ना तो बर्दाश्त करेंगे। अपनी बेटी को विदा करने के लिए उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। उसकी खुशियाँ देने के लिए वो अकेले ही काफ़ी हैं। समय कम था, इसलिए शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई थी। जहां राजपूत और खुराना फैमिली मिलकर सभी तैयारियों में लगी थी। गायत्री जी ने चंचल जी और प्रिया के साथ मिलकर सानिया के लिए साड़ियां, गहने, शादी का जोड़ा और बाकी के जरूर सामान की खरीदारी कर ली थी। अब बस उन दोनों के लिए सगाई की ड्रेस लेना बाकी थी। वहीं वसीम साहब और रजिया बेगम अकेले ही सब कुछ कर रहे थे। इसी बीच वसीम साहब 2 बार चंडीगढ़ आकर सारी बुकिंग वगैरह कर गए थे। सानिया और बाकी की फैमिली 3 दिन पहले आने वाले थे। क्योंकि वसीम साहब अपने रिश्तेदार को जानते थे, इसलिए उन्हें सिर्फ ज़रूरी मौक़ों और रस्मों में ही शामिल करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो लोग पहले ही आकर कोई तमाशा करें। खैर, देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब सब 8 दिनों के लिए चंडीगढ़ आने वाले थे। विराट आज सुबह से गार्डन में बैठा था। उसकी नज़र बार बार गेट की तरफ जाती, फिर अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ। तुम्हारे यहाँ बैठकर तपस्या करने से सानिया उड़कर नहीं आ जाएगी? प्रिया ने नाश्ते की ट्रे सामने लगी टेबल पर रखते हुए थोड़ी नाराज़गी से कहा। हाँ जानता हूँ, लेकिन और कितनी देर लगेगी? वो लोग 10 बजे पहुँचने वाले थे, अब 10:15 बज चुके हैं। मुझसे और वेट नहीं हो रहा। विराट ने रास्ते पर नज़र जमाए हुए ही कहा। बेटा, वो लोग बाई रोड आ रहे हैं और रोड पर ट्रैफिक नाम की भी कोई चीज़ होती है। अपने पीछे अपने पापा की आवाज़ सुनकर उसने झटके से पीछे देखा। पीछे ना सिर्फ पापा थे बल्कि बाकी घर वाले भी थे। वो पापा में तो विराट बुरी तरह झेंप गया था, इसलिए समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। अरे शर्माइए मत बरखुरदार, अपने टाइम में हम भी इस दौर से गुजरे हैं, आपकी हालत समझ सकते हैं। इस बार अभिनव जी बोले तो विराट ने नजरें चुरा ली। अब कोई बहाना बेकार था, सब उसकी बेकरारी समझ गए थे। उसका मुंह देखकर सब हंस पड़े तो चंचल जी झूठी नाराजगी जताती हुई बोली, आप सब क्यों परेशान कर रहे हैं बेचारे बच्चे को? अरे हम परेशान कहाँ कर रहे हैं, हम तो साथ दे रहे हैं इनका, ताकि कुछ तो समय कटे। अभिनव जी ने जवाब दिया, वैसे भी वो लोग पूरे 15 मिनट लेट हैं और पता नहीं कितना टाइम लगेगा। नरेंद्र जी ने भी बनावटी मायूसी दिखाई। दोनों की नजरें विराट पर टिकी थी। उस बेचारे ने तो सोचा भी नहीं था कि वो दोनों उसे ऐसे चिढ़ाएंगे। उसने मुंह बना लिया। सब एक बार फिर हंस दिए तो अब की बार वो भी झेंपते हुए ही मुस्कुरा दिया। आज का मौसम बहुत अच्छा था, इसलिए बाकी सब भी वहीं बैठकर बातें करने लगे। प्रिया कबीर को मिस कर रही थी। यहाँ सब थे, हंसी मजाक का दौर चल रहा था और वो इन लोगों से दूर पता नहीं कहाँ था। प्रिया का मन नहीं लगा तो वो सबके लिए कॉफी बनाने का बहाना करके अंदर चली आई। तभी कबीर उसे सीढ़ियों से उतरते दिखा। कपड़ों से प्रिया ने अंदाजा लगाया कि वो शायद कहीं बाहर जा रहा था। प्रिया जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी। उसे इस तरह अपनी तरफ आते देखकर कबीर ने अपने कदम रोक लिए और उसे सवालिया निगाहों से देखा। आप किसी काम से जा रहे हैं? प्रिया ने पूछा तो उसने हाँ में गर्दन हिला दी। जाना जरूरी है? प्रिया ने पूछा तो वो हैरानी से उसे देखने लगा। जिस पर प्रिया बोली, अगर जरूरी ना हो तो बाहर सबके साथ बैठिए ना। क्यों?
ऐसे ही सब बैठे हैं, अच्छा लग रहा है। प्रिया चाहकर भी अपने मन की बात नहीं कह पाई। फिर तो मेरा ना बैठना ही ठीक है, वरना बेवजह तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा। कबीर ने कहा तो प्रिया ने झट से इनकार किया। ऐसा नहीं है, मुझे रहने दो, सब समझ चुका हूँ अब। तुम्हें किसी के लिए खुद को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, खासकर कि मेरे लिए। जाओ और सबके साथ एंजॉय करो। कबीर अपनी बात कहकर बिना प्रिया की ओर देखे बाहर निकल गया। प्रिया बेबसी से कुछ पल खड़ी रही, फिर किचन की ओर चल दी। उसने सबके लिए कॉफ़ी बनाई और बाहर ही लेकर आ गई। सबके कॉफ़ी ख़त्म करने के कुछ देर बाद ही 3-4 गाड़ियाँ वहाँ आकर रुकी। सानिया और उसका परिवार पहुँच गया था। लो भाई, जनाब की तपस्या सफल हुई। इनकी अर्धांगिनी आखिरकार पहुँच गई, सब बाधाओं को पार करके। प्रिया ने विराट को चिढ़ाया। उसने अब तक खुद को संभाल लिया था, उसकी बात पर सब हंस दिए। लेकिन उन महाशय का ध्यान इन सब पर अब कहाँ था। उन्हें तो जल्दी से जल्दी अपनी सान्या का दीदार करना था। इसलिए वो बिना किसी की परवाह किए गेट की तरफ बढ़ चले थे। लेकिन बेचारे की फूटी किस्मत, वो चाहकर भी सानिया से नहीं मिल पाया, क्योंकि गायत्री जी ने उसे पहले सानिया के रिश्तेदारों से मिलने और उनकी खैरियत पूछने को बोल दिया। सबसे मिलने में टाइम लग गया, क्योंकि बेमन से ही सही दादा जान और बुआ जी को छोड़कर बाकी घरवाले और रिश्तेदार शादी में शामिल हो गए थे। जब तक वो इन सबसे फ्री हुआ, तब तक सब औरतें सानिया को लेकर खुराना विला चली गई थी। विराट ने वहां जाने का सोचा तो नरेंद्र जी ने उसे सब रिश्तेदारों की खातिरदारी में लगा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे आज सब उसके मजे लेने में लगे थे। वो बेचारा मन महसूस कर रह गया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन वो सानिया को देख भी नहीं पाया। बेचारा कब से बेचैन था। उसे हर हाल में सानिया से मिलना था, लेकिन इतने सारे मेहमानों के बीच उसे मौका ही नहीं मिल पा रहा था। वो कोई उपाय सोचने में लगा था, तभी उसे प्रिया नजर आई। तो उसे उम्मीद की एक किरण नजर आई। इसलिए वो प्रिया को खींचकर एक तरफ ले आया। क्या है विराट, मुझे काम है, तेरी तरह फ्री नहीं हूं मैं। प्रिया झल्लाकर बोली। एक तो कबीर उसे बुरी तरह इग्नोर कर रहा था, दूसरे सानिया के रिश्तेदारों ने आते ही ड्रामे करने शुरू कर दिए थे। उसका दिमाग खराब हो गया था। तुझे क्या हुआ, इतनी उखड़ी हुई क्यों है, विराट ने पूछा तो उसने कहा, ये सानिया के रिश्तेदार, ऐसा लग रहा है जैसे किसी और ग्रह से आए हैं। इतने नाटक हैं इनके, पूछो मत। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हें क्या कहना था। मुझे सानिया से मिलना था, विराट ने रिक्वेस्ट की तो प्रिया ने चिढ़कर कहा, भूल जाओ, तेरे ससुराल वालों ने उस पर ऐसे पहरा बैठाया है रिवाज के नाम पर, जैसे वो दुल्हन नहीं कोई कैदी हो। कुछ करना प्लीज, उसे नहीं देखूंगा तो सुकून नहीं मिलेगा, प्लीज। विराट ने बहुत बेचारी सी शक्ल बनाई थी। अच्छा, ट्राई करती हूँ, जैसे ही मौका मिलेगा कॉल कर दूंगी। प्रिया ने उस पर तरस खाते हुए कहा तो विराट खुश हो गया। उसकी खुशी देखकर प्रिया भी मुस्कुरा दी। आखिरकार प्रिया को मौका मिल ही गया। रात में सबके डिनर की व्यवस्था बाहर हॉल में थी। प्रिया ने सबको ये कहकर डिनर के लिए भेज दिया कि वो सानिया के साथ रहेगी। उसने विराट को भी मैसेज कर दिया और सानिया से अपने और उसके लिए खाना लाने का बहाना करके कमरे से बाहर निकल गई। विराट खिड़की से अंदर आया, जैसे वो हमेशा से प्रिया से मिलने आता था। सानिया को उन दोनों की प्लानिंग के बारे में कुछ पता नहीं था। वो बेड पर बैठी सामने की दीवार को एकटक देखकर कुछ सोच रही थी। उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान थी। ये तो नाइंसाफी है वाइफी, इतने हैंडसम पति को छोड़कर तुम खाली दीवार को देखकर मुस्कुरा रही हो। विराट ने उसे पीछे से बाहों में भरते हुए कहा तो सानिया की मुस्कान और गहरी हो गई। तभी उसे कुछ याद आया तो वो घबरा गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सानिया खुद को छुड़ाती हुई परेशान से लहजे में बोली। तुमसे मिलने आया हूँ, विराट ने वापस उसे बाहों में भरकर कहा। लेकिन क्यों? सानिया ने फिर से खुद को छुड़ाकर उसकी तरफ देखा। क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रहा था। क्या तुम्हारा मुझसे मिलने का मन नहीं था? विराट ने फिर से उसे सीने से लगा लिया था, बहुत ज्यादा। सानिया ने उसकी धड़कनों को सुनते हुए कहा। फिर उससे अलग होकर बोली, लेकिन फिर भी तुम जाओ विराट, कोई देख लेगा। देखने दो, हमारी शादी होने वाली है। विराट ने उसे वापस बाहों में भर लिया। इस बार सानिया ने भी उससे अलग होने की कोशिश नहीं की। यकीन नहीं होता कि हमारी शादी हो रही है, वो भी हमारे घर वालों की मर्जी से। सानिया ने अपनी कमर में लिपटे विराट के हाथों पर हाथ रखकर कहा। विराट ने उसे अपनी तरफ घुमा लिया और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरकर उसकी आंखों में देखा। सानिया भी खोई सी उसे देख रही थी। कुछ लम्हे ऐसे एक दूसरे की आंखों में खुद को देखते रहने के बाद विराट ने उसको होठों को अपने होठों से हल्के से छू लिया। उसके प्यार भरे एहसास से सानिया की आंखें खुद ही बंद हो गई। यकीन आया? विराट ने इस बार उसके माथे पर अपने प्यार की मोहर लगाते हुए पूछा तो सानिया शर्मा कर उसके सीने से जा लगी। उसका चेहरा ब्लश करने लगा था। विराट ने भी उस पर अपनी बाहें कस ली। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो दोनों परेशान हो गए, लेकिन अगले ही पल बाहर से आती आवाज ने उन्हें नॉर्मल कर दिया। विराट ने दरवाजा खोला तो प्रिया अंदर आ गई। ओए प्यार के पंछियों, बस भी करो, सारा प्यार आज ही कर लोगे क्या? प्रिया ने कहा, फिर अपनी कमर पर हाथ रखकर उन दोनों को ध्यान से देखा और शरारत से पूछने लगी, वैसे इतनी देर से तुम दोनों कर क्या रहे थे?
सानिया उसकी इशारा समझकर शर्मा सी गई, लेकिन विराट को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने प्रिया के सामने ही सानिया को फिर से बाहों में भर लिया। काश कि कुछ कर पाते, पर अफसोस, तूने जल्दी आकर मौका ही खराब कर दिया। थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी तुम? प्रिया बचपन से जानती थी विराट को, इसलिए उसके इस रूप से ज्यादा हैरान नहीं हुई। लेकिन सान्या का मुंह खुला रह गया। बेशर्म इंसान, सब्र रखो कुछ दिन। शादी से पहले ये सब नहीं चलेगा, समझे? प्रिया ने सान्या को उससे अलग करते हुए रोब झाड़ा। हाय, ये बेकार की रस्मों में लोग टाइम क्यों वेस्ट करते हैं? सीधे शादी क्यों नहीं करवाते? विराट ने मायूसी जताई तो प्रिया ने कहा, ताकि तुम लोगों को बीवियों की वैल्यू समझ आए कि उसे पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता था। मुझे तो पहले से ही इनकी वैल्यू पता है, तो मुझे कुछ छूट मिल सकती है क्या? विराट ने सानिया को खींचकर गले से लगा लिया और प्यार से उसे देखते हुए बोला, मेरे सामने चिपका चिपकी नहीं चलेगी, तमीज में रहो मेरे सामने। तुम्हारी बड़ी भाभी और इन मोहतरमा की जेठानी हूं मैं। प्रिया ने उसे सानिया से दूर करके झूठा गुस्सा दिखाया। चल चल, हवा आने दे, बढ़िया ही भाभी और जेठानी बनने वाली तू। हमारी दोस्त है और वही रहेगी हमेशा। विराट ने उसकी बातों को हवा में उड़ा दिया और प्रिया के गालों को खींचा तो उसने उसे मुक्का मारने का इशारा किया। विराट ने डरने की एक्टिंग करते हुए अपने हाथ जोड़ लिए तो उसके होंठों पर विजयी मुस्कान आ गई। कुछ देर तो और साथ रहने दे हमें जालिम, हम पर इतना सितम मत कर। विराट ने फिर से रिक्वेस्ट की। बिल्कुल नहीं जनाब, अब आप जाइए। प्रिया ने साफ इनकार कर दिया तो सानिया मुस्कुरा दी। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। विराट ने दोनों को बारी बारी से घूरा और बनावटी दुख से गाने लगा। तो दोनों ने एक दूसरे को बेचारगी से देखा और जोर से हंस पड़ी। विराट ने बो बना लिया तो आखिरकार प्रिया ने तरस खाते हुए सानिया को उसकी तरफ धकेल कर कहा, जाओ मोहतरमा, अपने बेचारे आशिक के पास, उसे सुकून के कुछ लम्हे दो। फिर विराट से बोली, जा बेटा, जी ले अपनी जिंदगी, तू भी क्या याद रखेगा कि किस दिलदार से पाला पड़ा है। विराट ने सानिया को पकड़ लिया और प्रिया को एक फ्लाइंग किस दे दी। प्रिया ने उसे झूठे गुस्से से घूरा और कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन सानिया और विराट ने उसे जबरन वहीं रोक लिया। कुछ इधर उधर की बातों के बाद तीनों कॉलेज की यादें ताज़ा करने लगे। हालांकि ज़्यादातर बातें प्रिया और विराट ही कर रहे थे, क्योंकि सानिया जैसे ही कुछ कहती विराट उसका कोई ऐसा जवाब देता कि वो शर्मा जाती। इसलिए उसे चुप रहने में ही अपनी भलाई लगी, लेकिन इससे भी वो कहाँ बच पा रही थी। विराट का मजनू वाला अवतार तो अब भी जारी था। उसके हर एक जुमले पर सानिया के कान गर्म हो जाते थे। उसका बस नहीं चल रहा था कि कहीं जाकर छुप जाए। उसे ऐसे देखकर विराट ने भी उस पर रहम करके उसे सताना बंद कर दिया और नॉर्मल बिहेव करने लगा। टू बी कंटिन्यूड।